मैकेनिक्स की लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ फोर्सेस से जुड़े हुए सारे रूल्स, फॉर्मूले, डेरिवेशन सब देख लिया। जो विशेष फॉर्मूले क्या क्या थे मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा नियम आपको बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, बलों के बहुभुज का नियम, बलों के त्रिभुज का नियम, लामी का प्रमेय, ये सारे इंपॉर्टेंट है जिनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बार बार ये प्रमेय पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो इनसे न्यूमेरिकल बनते हैं, जिनमें आपको कैलकुलेटर भी अलाउ होता है एग्जाम में ले जाना, वो न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं उनको हम लोग देखते हैं। हो सकता है सारे न्यूमेरिकल एक ही क्लास में ना हो पाए, तो उनको हम लोग देख लेंगे। एक जरूरी बात, एक कोई बच्चा कमेंट किया था कि सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं आप, हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे, और एक एक बच्चे ने कमेंट किया खाली हिंदी में पढ़ाए जा रहे हैं, कह रहे हैं इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि वो बच्चे जो ये देखने आए हैं कि हम किस में पढ़ा रहे हैं, उनको नहीं समझ में। जो पढ़ने के उद्देश्य से आएंगे कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उनको आ जाएगा। क्योंकि भारत हिंदी भाषी है, तो मैं हिंदी इंग्लिश लेके चलूंगा। ऐसा नहीं है, हिंदी में अगर है तो मैं बोलूंगा ऐसा कि तुम समझ जाओगे। कोई यहाँ अंग्रेज की औलाद नहीं है, और ना कोई ईसा है जिसको थोड़ा बहुत जिसको दिक्कत आए तो मैनेज करिए। एक टीचर बोलते बोलते फ्लो फ्लो में भूल जाता है भाई, ये हम इतना ध्यान नहीं रखेंगे, हम कब मतलब कंसेप्ट पर ध्यान रहता है तो लैंग्वेज उतर जाती है दिमाग से। लेकिन मेरा एक गारंटी है, एक चीज का वादा है, समझ में आएगा। बशर्ते आप ये जज करने ना बैठे हो, जज करने ना बैठे हो कि हाँ कौन सा भाषा चल रहा है यही देखना है ना, ये देखो कि समझ में आ रहा है क्या। आओ चलो, हिंदी में मैंने ले रखा है इसको, अब देखना जरा इंग्लिश वाले को समझ में आता है कि नहीं। क्वेश्चन भले ही हिंदी में आपका टाइप है, लेकिन आप देखना कि आपको समझ में आता है इंग्लिश वाले को कि नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए भाई, एक सेकंड। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है जो दिख गया। ठीक है, अब क्या है करा कि यहां पर बोला है क्या, 90 न्यूटन की एक वस्तु दो हल्के धागों से। तो यहाँ अंग्रेजी वाले लोगों को वस्तु का मतलब नहीं पता है, कि 90 न्यूटन का मतलब नहीं है, कि धागा का मतलब नहीं पता है। तीनों मतलब पता है ना आप लोगों को, तो हिंदी आती ही है। ठीक है ना, जहां दिक्कत लगी मैं खुद समझाऊंगा। 90 न्यूटन की एक वस्तु दो हल्के धागों द्वारा लटकी हुई है। धागों की लंबाइयां 5 मीटर और 12 मीटर है। दोनों धागे एक ही क्षैतिज रेखा पर दो बिंदुओं पर बंधे हैं। यानी दो धागे हैं जो एक ही क्षैतिज रेखा पर, एक ही क्षैतिज रेखा का मतलब क्या हुआ, दोनों धागे एक ही लाइन पर, एक ही क्षैतिज रेखा पर किसके द्वारा बंधे हैं, दो धागे बंधे हैं, और एक धागे की लंबाई 5 मीटर और दूसरे की 12 मीटर है। ठीक है ना, क्षैतिज रेखा पर बंधे हुए दो बिंदुओं पर बंधे हैं जिनके बीच की दूरी 13 मीटर, यानी दो बिंदुओं पर धागे बंधे हैं। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, और दूसरा बिंदु यहाँ है। इनके बीच की दूरी जो है वो बोला है 13 मीटर है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना बोला, 13 मीटर। और बोला है एक धागा 5 मीटर और दूसरा 12 मीटर है। तो ये जान लीजिएगा कि अगर मैं इसको 5 मीटर ऐसे करूंगा, ऐसे मैं अगर इसको 5 मीटर करूं और इसको यहां से 12 मीटर करूं, तो आप एक चीज यहां पर ये बोला ऐसे है कि एक 5 मीटर है धागा और दूसरा कितना है, 12 मीटर है, और वस्तु इसी के भरोसे लटकी है। 90 न्यूटन की वस्तु है, और वस्तु यदि 90 न्यूटन की है तो इसका मतलब है ये यहाँ पर इस पर ऐसे लटकी हुई। ठीक है ना, यानी ये वस्तु हो गई 90 न्यूटन की। ये दो जगहों से मान लीजिए लटके हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, और ये धागा किसी सी पॉइंट पर यहाँ लटका हुआ है। क्लियर है सभी को ये बात यहाँ पे? आप बताइए, यहाँ पे ये बात सबको डायग्राम यहाँ पर क्लियर है कि सी बिंदु पर ये लटका हुआ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ पर लटका है 90 न्यूटन का। क्या क्वेश्चन के अनुसार सिस्टम समझ में आ गया क्या है? बोल रहा है कि धागों में तनाव यानी टेंशन बताइए। टेंशन मतलब खिंचाव, या अभी आपके लिए टेंशन का मतलब स्ट्रेस है, आगे जाके चीजें बदलेंगी। अभी आप जानिए कि इस धागे में तनाव कितना होगा। देखो, जब ये नीचे इसको खींचेगा तो धागे को ऊपर खींचेगा, यानी जब वस्तु वस्तु नीचे जाएगी तो धागों में बल लगेगा ऊपर की तरफ, ये दोनों ऐसे पकड़ के खींचे हुए हैं वस्तु को। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल तरीका है, मैं आपको बता दूं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बोल दिया कि कैसे सॉल्व करना है इसको, वेरी इजीली। ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैं कुछ ज्यादातर क्वेश्चन वही लूंगा जो आपके एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड हो। कुछ बच्चे आड़े तिरछे क्वेश्चन देख के आपकी बुक में घबरा सकते हैं, बट घबराइएगा मत, कठिन क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे।
सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत रबिश टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। वो कैसे आएंगे वो आपसे एग्जाम देने के बाद में बात करूंगा। अभी घबरा लीजिए, थोड़ा सा घबराना जरूरी होता है शुरू में, ताकि डर रहे और आप पढ़ें। अभी मैं बता दूंगा तो आप पढ़ना बंद कर देंगे, ठीक है। बस मैं एक चीज जानता हूं, आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं ना, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, मेरे पढ़ाने से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, गारंटी है, ठीक है ना। सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या सोल्यूशन है आइए बात करते हैं। कह रहा है जैसा बोला है, हमको एक चीज दिखा, ये धागे में तनाव, मान लीजिए इस धागे में तनाव को मैंने T1 मान लिया और इस धागे में तनाव को T2 मान लिया। T1 और T2 दो फोर्स होंगे कहीं ना कहीं जो खींच रहे होंगे। नीचे तो 90 न्यूटन लगा हुआ है, नीचे 90 न्यूटन लगा हुआ है। अब मैं चाहूं तो इनका जो निकालने का तरीका है, इसको क्या है कि T1 और T2 कितने होंगे। तो मैं कहूंगा यार, एक ही बिंदु C पर कहीं ना कहीं तीन बल काम कर रहे हैं, T1 T2 और ये। एक बिंदु पर तीन बल यदि कार्यरत हैं और उसमें से एक बल पता है और दो बल उसको संभाले हुए हैं साम्यावस्था में, तो आप बताइए क्या क्या नियम लगा सकते हैं इसके लिए। इसके लिए आप क्या क्या नियम लगा सकते हैं, ये तीनों बल एक तरीके से साम्यावस्था में। तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान है साम्यावस्था वाला तरीका, इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं, लेकिन इसको ग्राफिकली सॉल्व करना होगा तो क्या करना होगा, ये सारे बल मिल करके एक लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो कर सकते हैं सारे बल मिल करके। अच्छा, और क्या कर सकते हैं सर, मैं कहूंगा कि ये सारे बल मिलकर, अगर ये 90 न्यूटन, चूंकि 90 न्यूटन का ग्राफ हमको नहीं पता है, तो दिक्कत यही है कि ये जो नीचे ऐसे गया हुआ है ना, इसका ग्राफ हमको नहीं पता है और इनकी लंबाइयां पता है, तो ये वेक्टर के फॉर्मेट में है नहीं, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर के फॉर्मेट में नहीं है, ये इनकी धागे की लंबाइयां है, ना कि इनको आप बल समझिएगा, ये ध्यान रहे। T1 T2 बल है और T1 T2 का यदि हम लंबाई मतलब ये वेक्टर पे खींचे गए होते तो इनको हम अरेंज करके निकाल लेते, लेकिन निकल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि दो नहीं पता है, त्रिभुज तीन भुजाओं, दो भुजाएं पता हो एक त्रिभुज बना देता है। जैसे हमको दो भुजाएं पता होती तो तीसरी भुजा निश्चित होती है त्रिभुज की, लेकिन इसमें नहीं पता। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, कौन सा नियम लगा सकते हैं, हम इनमें तीन बल है। बहुत आसान इसमें से दिख रहा है कि एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, मैं पहले क्वेश्चन पे टाइम क्यों ले रहा हूं, देखो यार समझो, देख के मन में क्या ख्याल आया कि सर क्या हमको इसके परिणामी निकालना है, नहीं परिणामी नहीं निकालना है इसका। ये बोला है क्या, लॉ ऑफ ट्रायंगल किसके लिए है, परिणामी निकालने के लिए। चलो परिणामी न निकाल के अगर इक्विलिब्रियम में फोर्सेज हैं तो बाकी दो फोर्स कितने उनके वैल्यू, एक ही नियम ऐसा मिल रहा है जो ऐसा कर पाएगा, और वो है लामी का नियम, लामीज थ्योरम। लामी थ्योरम कहता है कि अगर एक बल यहां है एक बल यहां है, तीनों एक ही बिंदु पे लग रहे हैं, तो लामी का नियम कहता है कि एक बल और बाकी दोनों बलों के बीच की कोण के ज्या के समानुपाती होता है। यानी ये 90 न्यूटन इसके साइन के बराबर होगा, मतलब समानुपाती होगा, और ये वाला इनके बीच के, यानी T1 रिलेटेबल है इस एंगल से, क्योंकि T1 के सामने ये दोनों बलों के बीच का एंगल ये है, और ये 90 न्यूटन जो लगा है वो इन दोनों बलों के बीच के कोण के समानुपाती होगा, और जो ये T2 लगा है वो इन दोनों बलों के बीच के कोण के समानुपाती होगा। बात समझ में आ रही है? लामी का नियम ऐसा कहता है, लामी का थ्योरम ऐसा कहता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज यहां पर जान लें, क्या जान लें हम लोग यहां पे पहले, कि लामी के नियम के लिए, एक सेकंड रुकिए रुकिए, देखिए यहाँ पे इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं, यहाँ पे जो बंधा हुआ है इसको मैं यहाँ पे इसका काम कर रहा हूं। देखिए ये बोला है यहाँ पे, इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कि लामी का नियम ऐसा कहता है कि भाई इनके बीच में यदि आप निकालना चाहते हैं, पहले मैं एंगल हटा रहा हूं यहाँ से आराम से, और मैं बोलूंगा यहाँ पे कि भाई कहता है लामी का नियम कि ये इसके सामने ज्ञान के अनुपाती होता है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए हमको ये सब एंगल भी तो पता होने चाहिए। तो एंगल पता करने का तरीका क्या है, आप डायग्राम से ये एंगल निकाल सकते हैं, कैसे देखिएगा।
पहली बात कि यदि ये 12 मीटर है और ये 5 मीटर है और इनके बीच की दूरी 13 मीटर है, तो जानते हैं 5, 12 और 13 एक समकोण त्रिभुज की संरचना बनाते हैं, ये आपको मालूम है। हम सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यानी सबसे पहले इन द ट्रायंगल, इंग्लिश में ना लिख के मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं, यानी त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में, यानी इन द ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में मैं कहूंगा कि AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर, सॉरी मैं लिखूंगा कि AC का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि देखो ना ये है और ये बड़ी सबसे बड़ी भुजा यही है, यानी ये 13 मीटर है, तो मैं कह सकता हूं कि AC का स्क्वायर प्लस प्लस BC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर। ऐसा है, ये ऐसा देखा गया, क्यों, क्योंकि देखा गया है कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर है। कैसे, ये कितना होता है 144, ये होता है 25, यानी और ये होता है 169, यानी ये सब क्या है, सही है। इसका मतलब है दैट मीन्स, यानी इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, हम देख रहे हैं कि ऐसा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए कई सारे रिलेशन, जैसे मैं बोलूं 3, 4, 5 एक समकोण त्रिभुज बनाएगा, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से 6, 8, 10 समकोण त्रिभुज बनाएगा, क्योंकि 8 8 64, 6 6 36, 64 36 100, ये 10 का स्क्वायर है। यानी ये सब कुछ ऐसे हैं, जैसे इसी तरह है आपका आपका 15 और 8 वो आपका 17 का बना देता है। इस तरह कई सारे ना, इनको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी ये कुछ ऐसे अंक होते हैं जो पाइथागोरस के प्रमेय में फिट हो जाते हैं। उनमें से 12, 5 और 13 भी एक अंक है जो फिट हो जाते हैं। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये फॉलो आ रहा है, इसका अर्थ है कि एंगल एंगल ACB, एंगल ACB क्या होगा, ACB समकोण होगा, समकोण होगा। यानी इसका क्या अर्थ है, ऐसा हमने देखा तो हमने पाया कि ये जो होगा समकोण होगा। और अब ये तो समकोण हो गया, तो मैंने इसी डायग्राम में इसको ऐसे खींच दिया। अब मैं लिखूंगा माना 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 एंगल, अब BAC ले लेते हैं, BAC इज इक्वल टू थीटा। मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूं, यहां मैं क्या बोल रहा हूं, इन द ट्रायंगल, मैंने यहां पर क्या बोला, इन द ट्रायंगल ABC। अब ये क्या हिंदी क्या इंग्लिश लिख दिए, दैट मीन्स एंगल ABC इज राइट एंगल, एंगल ACB इज राइट एंगल। और सपोज नाउ सपोज एंगल BAC इज इक्वल टू थीटा, यानी BAC हमने मान लिया क्या है यार, इसको हमने मान लिया क्या, थीटा। तो जब ये थीटा है और ये 90 है, तो बताओ ये कितना होगा। तो अगर हमने मान लिया BAC थीटा, ये हमने माना, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि वो जो एंगल बचा ना CBA, या कह सकते हैं ABC, वो एंगल कितना बचा 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि देखो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 प्लस थीटा, क्योंकि तीनों जोड़ के 180 होना चाहिए, तो ये 90 प्लस थीटा, तो वो 90 माइनस थीटा, जब जोड़ोगे तीनों को तो 180 आ जाएगा। तो ये एंगल कितना बचा आपका 90 माइनस थीटा। कैसे हुआ, मैं शॉर्ट में दिखाता हूँ, जोड़ो तीनों को, तो हुआ 90 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, सबको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 90 प्लस 90, यानी हो जाएगा 180 डिग्री। बात समझ रही है, यानी हम ये कहना चाहते हैं यहां से, देखो पहले न्यूमेरिकल में टाइम लो, बाद में टाइम मत लेना, कह रहा थीटा 90 और ये 90 माइनस थीटा, यानी 3 एंगल पता चल चुके हैं आपको। अब एक बात बताइए, जब ये तीनों पता चल चुके हैं, लेकिन हमको इससे क्या मतलब, हमको तो मालूम करना ये 3 बल जो लगे हैं, इन तीनों एंगल को ना पता करना है हमको। हमको एक 90 पता चला, लेकिन ये दूसरा पता करना है कि ये कितना होगा और ये कितना, यही चीज ना। अब यहाँ पर एक कहानी थोड़ी सी हमको समझनी पड़ेगी कि कैसे ये सब एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, क्या तरीका है हमारे पास कि ये एंगल निकल जाए भाई, ठीक है ना। तो इसके लिए सिंपल तरीका है, ये जो 90 न्यूटन का लोड गया है, चलिए यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा समझने के लिए कर रहा हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये समझने के लिए है, केवल कहानी समझने के लिए। क्यों, अब ये 2 ट्रायंगल और बन गए, एक छोटा ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ये, और एक ये वाला, 2 ट्रायंगल। जाहिर सी बात है जब मैं इसको सीधे ले गया हूं तो ये 90 होगा दोनों तरफ,
ये 90 होगा। तो बताओ ये थीटा है, यहाँ पे समझो इस ट्रायंगल में ये 90 है और ये थीटा है। मैं ऐसे समझा दूं, कलर दूसरा ले लेता हूं। ये एक एक इस वाले में देखो, यहाँ पे जरा ध्यान दो, मैं पूछा हूं ये एंगल कितना होगा। तुम कहोगे कि सर ये तो यहाँ पे जो ये सीधे गया है ये 90 है सर। मैं कहूंगा ये 90 है और ये थीटा होगा, तो फिर ये वाला 90 माइनस थीटा, फिर ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, वही रूल जो लगाए, ये वाला भी 90 माइनस थीटा होगा। और सर यदि ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। ऐसा नहीं समझ रहे हो बात को? देखो अब दो ट्रायंगल में बांटा हूं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। तो पहले ये थीटा है और यहाँ ये 90 है, तो इस वाले ट्रायंगल में तो ये बचा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, क्योंकि 180 तो होना ही है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये पता है ना। पता चले ये सब पढ़ा रहे हो शर्मा, और शर्मा बाद में कहोगे सर वो तो हमको जानते ही नहीं थे कि 180 कैसे। अच्छे से देख लो दोस्त, अच्छे से देख लो कि ये एक ट्रायंगल बांट दिया हमने, दूसरा ट्रायंगल वहां, मैंने कहा कि ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा मैं प्रूफ कर चुका हूं। अब मैं ये प्रूफ किया हूं कि ये 90 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अब इस छोटे ट्रायंगल में यदि बात करें, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका डी है, तो मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये वाला एंगल तो फिर इसका 90 हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये वाला ऑलरेडी, ये एंगल बड़े ट्रायंगल का हो चाहे छोटे का, एंगल थोड़ी बदल जाएगा। अब ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये थीटा बचा, क्योंकि जोड़ो 90, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये प्लस थीटा, जोड़ोगे 180। यानी इस पर आप देखो तुम्हारा कहानी थोड़ा सा आसान होने लगेगा धीरे धीरे। कैसे कैसे? तो मैं अब तीनों एंगल का नाम लिख चुका हूं यहाँ पे, ये 90, ये तीनों एंगल पता चल चुके, तीनों पता चल चुके। अब इसलिए यूजिंग डायग्राम, यानी डायग्राम का प्रयोग में, यानी आपका चित्र के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, चित्र के अनुसार, केवल वहां लिख लो, बना दो सब चित्र के अनुसार। अब हम लोग क्या लिखेंगे ये बताओ, ये एंगल कितना होगा? तो कहोगे सर ये 90 माइनस थीटा है, तो ये तो देखो ऐसे यहां से यहां तक कितना होता है 180, 180 में से 90 माइनस थीटा माइनस कर दो, तो मैं कहूंगा 100 चित्र के अनुसार एंगल ए सी, और यहां पर मान लो इस पॉइंट को ई मान लो, ठीक है बात। तो एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई कितना हो जाएगा? तो मैं कहूंगा ये पूरा 180 था, उसमें से ये वाला ग्रीन वाला हटा दो, यानी 180 माइनस कितना हटाएं, 90 माइनस थीटा हटा दें मेरा एंगल। क्योंकि देखो ये तीनों एंगल जैसे ही हमको पता चल जाएंगे, एक 90 पता है, ये और ये जैसे ही पता चलेंगे, लामी का प्रमेय तुरंत लग जाएगा। कैसे? तो 180 माइनस 90, अब 180 में से माइनस 90 करोगे तो 90 अब प्लस, नहीं आ जाएगा 90 अब प्लस क्या हो जाएगा, ये एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। क्लियर है पूरा बात? अरे बोलो भाई, 90 प्लस थीटा आ जाएगा, यानी ये एक एंगल आया, ठीक है। इसको अब देखो अगला एंगल, अगला कौन सा है? ACE पता चल चुका है, ACE। अब हमको BCE पता करना है, उसमें से थीटा घटा देना, यानी एंगल BCE यदि करना हो, BCE, तो ये पूरे 180, ये पूरा 180, यहां से 180 में से ये थीटा घटा दो, तो ये पिंक वाला पता चल जाएगा, यानी मैं लिखूंगा 180 माइनस क्या करेंगे। क्लियर है पूरी बात? यहाँ पे दोनों एंगल पता चल गई, ये भी पता चला, ये भी, और ये तो पहले से 90 था। अब हमारे पास एक एंगल 90 है, एक एंगल यहाँ वाला कितना है हम लोग का, ये 90 प्लस थीटा है, और ये कितना है, ये 180 माइनस थीटा। क्लियर है पूरी बात? यहाँ पे सारे एंगल देखो पता चल गए। अब अप्लाई करेंगे लामी का प्रमेय, यानी अब यहीं इसी के नीचे हम लिख दे रहे हैं, आप आगे लिखिएगा, यानी यहाँ पर लामीज थ्योरम प्रयोग करने पर, यानी यूजिंग लामीज थ्योरम प्रयोग करने पर क्या है? लामी थ्योरम, एक बिंदु पर 3 बल लगे हो तो T1 बटा इसके सामने का कोण, यानी T1 यदि बल लिए तो बाकी दो बलों के बीच का कोण T1 बटा साइन क्या 180 माइनस थीटा हो जाएगा, बराबर होगा T2 बटा ये बीच का, यानी साइन 90 प्लस थीटा होगा, 90 प्लस थीटा, बराबर क्या होगा यहाँ पर ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका ये, यानी नीचे एक बल लगा है 90, एक बल T2 है, एक T1 है, एक T2 है, तीसरा 90 है, 90 बटा, और ये कितना है इसके सामने का एंगल 90 डिग्री, यानी साइन क्या हो जाएगा 90।
क्लियर है यहाँ पे बात? यानी आपको ये लामी का थ्योरम पूरा पता चल गया, लामी का थ्योरम पूरा पता चल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो भाई इसमें से कुछ चीजें, अब एक एक चीज को रुकिए, एक एक में से कोई दो रिलेशन लेके निकालना पड़ेगा T1 और T2 का वैल्यू। तो जैसे कोई दो रिलेशन लेने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यहां से यदि हम लोग देखें तो लिख सकते हैं कोई, जैसे इसको इसके बराबर ले लीजिए। इफ पहले हमने ले लिया क्या, इफ यानी यदि T1 बाई साइन, अच्छा एक चीज और मैं इसको लिख दूं पहले, देखो साइन 180 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद करिए, तो आप पढ़े होंगे इसको। साइन 180 माइनस थीटा को हम लोग थीटा ही लेते हैं। 90 और 270 के बाद यदि रहे, 90 और 270 के पास यदि रहता है, जैसे यहाँ पे 90 या 270 रहे, तब तो साइन कॉस में बदलता है। आपको अगर ये नियम नहीं पता मैथ का, जैसे साइन साइन बदलता है किसमें, कॉस में, और उसके बाद आपका कॉस किस में, सॉरी वो साइन कॉस में और कॉस साइन में ये बदलता है। टैन किस में बदलता है, ये मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब याद दिला दे रहा हूँ, आप पढ़े हैं पहले से इसको। टैन किस में बदलता है, कॉट में, या कॉट बदलता है टैन में। और उसके बाद आपका बदलता है सेक, बदलता है कोसेक में, और कोसेक बदलता है सेक में। ये नियम पता है ना, कब बदलते हैं, जब ये बदलाव कब होता है, ऐसा जब 90 तभी होगा जब 90 या 270 हो। अगर 180 है तो कोई बदलाव नहीं होगा, ये जान लीजिए यहाँ पे। तो एज इट इज साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ साइन वाला 90 प्लस थीटा आएगा, 90 आ गया ना, तो यानी अब साइन वाला कॉस हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। अब कहेंगे सर माइनस की प्लस, तो देखो साइन जो है ना, ये दोनों सेकंड कोऑर्डिनेट में बता रहा है। सेकंड कोऑर्डिनेट का मतलब मैं हल्के हाथ बता रहा हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। मैं याद दिला रहा हूँ, परेशान मत होना दोस्त, ये आपका कोऑर्डिनेट है। अगर देखो 90 प्लस थीटा का हो, या 90 इसमें देखो 180 माइनस थीटा का हो, दोनों सेकंड कोऑर्डिनेट में है। इस कोऑर्डिनेट में चारों ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, इसमें केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इस वाले में सेक सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कॉस और सेक पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो अब इस कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में रहेगा तो साइन वाले सारे पॉजिटिव, यानी साइन अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों में है, 90 से प्लस जाओगे तो भी सेकंड आया, 180 से माइनस आओगे तब भी सेकंड। तो पहली बात कि दोनों वैल्यू प्लस में होंगी। ये पूरा मैथ मैंने बता दिया काम भर का, जितना आपको जरूरत है, क्योंकि इसकी जरूरत बार बार पड़ेगी। तो मैंने काम भर का मैथ बताया। पहली बात कि दोनों वैल्यू प्लस में ली जाएंगी जब भी इनका सॉल्यूशन अभी हम करेंगे तब। दूसरी जरूरी बात कि प्लस में ली जाएंगे, लेकिन साइन कॉस में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, सिंपल तरीका है। यदि 90 270 दिखते तो मैं बदल देता। मैं मैथ को ना इसको ये भी बता सकता हूँ कि क्यों, मैं इसके पीछे का कारण भी बता सकता हूँ, लेकिन आज नहीं, ये मेरा मैथ का क्लास नहीं है। तो इसीलिए मैथ वगैरह पढ़ाया जाता है अप्लाइड, ताकि आप इतना जाने, ठीक है ना। तो क्लियर है यहाँ पे, ये सब आपको फर्स्ट में ही पढ़ा दिया गया है, ये सब आपको मैथ फर्स्ट में ही पढ़ा दिया गया है। उम्मीद करता हूं सबको आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं किसी एक को एक के बराबर लेता हूं, यानी मैं लिखता हूं यहाँ पे T1 अपॉन, इसको मैं लिखता हूं T1 अपॉन, इसको मैं सीधे लिखूंगा क्या, साइन थीटा। इसको लिखूंगा T2 अपॉन, लेकिन अब इसको लिख दूंगा कॉस थीटा, क्योंकि प्लस तो होगा ही, लेकिन साइन कॉस में बदलेगा, क्योंकि 90 था। अगर 270 होता मैं तब भी बदलता, बस 180 होगा तो नहीं बदलूंगा, और 360 होगा तब भी नहीं बदलूंगा। और ये 90 बटा साइन, मतलब 90 बटा साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। क्लियर है यहाँ पे। यहाँ से हमको दो चीजें पता चली, क्या यहाँ पे, पहला कि भाई एक चीज क्या, इसको इसके बराबर ले, यानी T1 इज इक्वल टू हो गया 90 साइन थीटा, T2 इज इक्वल टू हो गया 90 कॉस थीटा। अब यहां पर एक चीज आपको जाननी पड़ेगी, यहाँ सर अभी तो बल का मान आया नहीं, मैं कहूंगा आएगा, आएगा कैसे, ये न्यूटन में आएगा, क्यों, क्योंकि तुमने 90 न्यूटन ही लिया है ऊपर, ये न्यूटन में आएगा। लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा का मान क्या है, जिस ट्रायंगल में तुम थीटा ले रहे हो, ये ट्रायंगल, इसमें बताओ थीटा अगर ये है तो साइन थीटा कितना होगा, तो लंब बटा कर्ण यानी 5/13, और कॉस थीटा 12/13। तो रख दो ना वैल्यू, रख दो वैल्यू v फ्रॉम द ट्रायंगल, यानी त्रिभुज, हिंदी में लिख रहा हूं तो इंग्लिश, इंग्लिश में लिख रहा हूं हिंदू, उससे कोई दिक्कत नहीं, तुम किसी एक भाषा में लिख लेना। फ्रॉम द ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC
यानी हिंदी में बोले तो त्रिभुज ABC द्वारा क्या हमने पाया क्या कि साइन थीटा जो है वो 5/12 है और कॉस थीटा जो है वो 5/13 है, अरे 12/13 वैल्यू रख दो, इसलिए T1 बराबर हो जाएगा 90 और साइन का वैल्यू 5/13 और T2 का वैल्यू जो हो जाएगा 90 है 90 इंटू 12/, दोनों का वैल्यू निकाल करके कैलकुलेटर पे फट से बता दीजिए हमको कितना आएगा। यानी हो जाएगा 90 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 13, वैल्यू आया 90 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 13, वैल्यू आया 34.61 न्यूटन। ये किसमें तनाव होगा, राशि T1 में 34.61 और 80 T2 में कितना होगा 90 इंटू 12 होल डिवाइडेड बाई 13, ये हो जाएगा 83.08, 83.076 है, 83.076 न्यूटन। ये आपका आ गया किसमें, दोनों रस्सियों में तनाव। एक बार देख लीजिए कैसे हमने किया। सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन आया, सबसे पहले ये क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा कि एक 90 न्यूटन की वस्तु दो हल्के धागों से बंधी थी, हमने बांध लिया, चलिए उसको, धागों की लंबाइयां मतलब जो दो धागों से बंधी है, तो एक की लंबाई 5 मीटर, दूसरे की 12, एक 5 मीटर एक 12 मीटर, और दोनों धागा जहां एक ही क्षैतिज रेखा में बंधे हैं उनके बीच की दूरी 13 मीटर है। यानी ये बना रहे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। धागों में तनाव ज्ञात कीजिए, दोनों धागे में तनाव ज्ञात करना था, हम लोगों ने ये तनाव क्या है इसका ज्ञात कर लिया है। कैसे, सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें ये पूरा ट्रायंगल हमने सेट किया जैसा बोला था, उसमें एंगल वगैरह ढूंढा हमने, कैसे, इसको थीटा माना है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये सब मान करके 90 न्यूटन के बल को नीचे लगाया हमने। अब हमने सबसे पहले ये सिद्ध किया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी एक समकोण है, और उसके बाद हमने क्या किया, एक एंगल को थीटा माना, तो जब एक को हमने माना थीटा, तो उसी थीटा के आधार पर सब थीटा के रूप में आ गए, सारे एंगल हमने थीटा के रूप में निकाले। फिर हमने लामी का थ्योरम लगाया, लामी के थ्योरम से ये पता चला कि T1 इतना होगा, T2 इतना होगा, और ट्रायंगल से साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता था। उसी से हम लोगों ने इस बल का मान क्या कर लिया, T1 और T2 निकाल लिया, ना रस्सी में तनाव आपको पता चल चुका है। क्लियर है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई, पूरी डायग्राम बना के सोल्यूशन कर लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, परेशान मत हो दोस्त, तुम अपनी भाषा में लिखो, समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 500 न्यूटन का, यहां बोला है कितने न्यूटन का, ये बोला है क्या, 500 न्यूटन भार का एक रोलर 36 से 30 डिग्री पर झुके हुए एक चिकने समतल पर रखा है। यानी 36 से, ये रहा 36, इससे 30 डिग्री पर झुका हुआ है एक चिकना समतल। चिकना वो जानते हैं क्यों कहना चाह रहा है, वो इसलिए चिकना कह रहा है क्योंकि वो कहना चाहता है कि इस पर घर्षण नहीं है। घर्षण मान लोगे तो बात बदल जाएगी, एक और फोर्स आ जाएगा, ये घर्षण को अभी नेग्लेक्ट करना चाहता है। तो कह रहा है चिकना समतल पर वो रोलर रखा हुआ, रोलर कैसा होगा, ऐसे गोल होगा, मानते हैं थोड़ा सा इसको, ये रोलर ऐसे इस पर रखा हुआ है, कैसे फिसल नहीं रहा है, फिसल जाना चाहिए था, अरे चिकना है तो और फिसलना चाहिए था, लेकिन बोला है रोलर नीचे गिरने से रोकने के लिए इससे एक तार झुके तल से 30 डिग्री के कोण पर बंधी है, इससे एक तार बंधी है, कह रहा है इससे एक तार बंधी है। और कैसे बंधी है तार, क्या इससे ऐसे बंधी है ये तार, लेकिन ये गलत तार है। क्यों तार गलत है, क्योंकि झुके तल के समांतर है, मैंने ऐसे तार बांधी, गलत है, झुके तल के समांतर ना है, ये बोला है झुके तल से 30 डिग्री, यानी वो जो तार बंधी है वो इस झुके तल से 30 डिग्री, यानी अगर ऐसे बनाऊं मैं लगभग कुछ ऐसे, ताकि ये जो झुका तल है ये खुद झुका हुआ है, लेकिन इससे भी ये खुद अपने आप में 30 डिग्री, अपने आप में ये कितना है थीटा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि बोला है कि 500 किलो न्यूटन का एक रोलर, ये रोलर का वेट 500 किलो, 36 से 30 डिग्री पर झुका, यानी ये
तल, ये जो तल है ना, ये खुद ही 30 डिग्री पर झुका है, ये 30 डिग्री झुके एक समतल पर रखा। रोलर नीचे गिरने से रोकने के लिए इससे एक तार झुके तल से 30 डिग्री के कोण पर बंधी है। ये तार बंधी है तो तार में आ रहा होगा तनाव, क्यों? क्योंकि ये नीचे भाग रही है, वो उधर रोकने के लिए पड़ा हुआ है, तो इसमें एक तनाव आएगा, मान लो वो तनाव क्या है, टी है। साम्यावस्था में तनाव तथा झुके तल पर प्रतिक्रिया, साम्य अवस्था में तनाव तथा झुके, और वो तार में तनाव, साम्य अवस्था में ये होगा तार में तनाव, क्या होगा, तार में तनाव, तार में तनाव तथा झुके तल पर प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। साम्य अवस्था में क्या मैंने बोला, तनाव तथा तार में तनाव, यानी तार में तनाव टी बताना है। और झुके तल पर कुछ बल लग रहा होगा नीचे, झुके तल पर प्रतिक्रिया समझते हैं, प्रतिक्रिया हमेशा किसी भी सतह के लंबरूप लगती है, यानी प्रतिक्रिया कुछ ऐसे काम कर रही है, ऐसे 90 डिग्री पर, ऐसे, यानी यहां से ठीक 90 डिग्री पर यह प्रतिक्रिया काम कर रही है। बात समझ आ रही ना? यानी मैंने बोला कि एक बल तो टी लग रहा है, और एक ये जो रोलर का, अच्छा रोलर का अपना भी एक वेट है, रोलर का अपना एक वेट है, बड़ा खतरनाक बोला, ये तो हमें दिखा नहीं, ये रोलर का वेट है, और रोलर का अपना वेट बता दूं मैं आपको कितना है, 500 न्यूटन है। 500 न्यूटन इसका लोड है, प्रतिक्रिया इसके वजह से, इसके भार की वजह से एक प्रतिक्रिया आर इस पर काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया या ये सब एक ही बिंदु पर काम कर रहे हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सब एक ही पॉइंट पर ऐसे काम करते हुए आपको पता। ये तीन बल कौन कौन से, एक इसका भार, एक प्रतिक्रिया आर, और एक टेंशन टी, ये तीनों एक ही बिंदु पर काम कर रहे हैं। लामी तो फिर लगेगा, लामी तो फिर लगेगा, लेकिन अभी कुछ शर्तों के बाद, क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी आपको एक चीज समझनी है, क्या कि इसके पैरेलल यदि मैं कोई लाइन ऐसे खींचूं, ऐसे समझिएगा इस कहानी को, कि एक बल एक बिंदु, मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं ओ, और रोलर का वेट नीचे, इस खुद का भार वो नीचे काम कर रहा है 500, प्रतिक्रिया आर, और प्रतिक्रिया आर देखो ऐसे काम करेगी, यानी कायदे से यदि हम लोग देखें तो हम इसको अगर ऐसे दिखाना चाहें ना इस तरीके से, तो मैं इनको असल में ऐसे दिखा सकता हूं, ये रिएक्शन की दिशा है, तो इसको उठा के ऊपर रखा जा सकता है, यानी असल में ये है रिएक्शन, देखो ऐसे है रिएक्शन। इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ये तो एक्चुअल कंडीशन है, फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाया था ना, दूसरा इसका ये, और तीसरा इस पर तनाव, बस तीनों एंगल जहां पता चले, लामी थ्योरम जिंदाबाद, ऐसे, यानी ये है 500 किलो न्यूटन, 500 न्यूटन का बल, ये है तार में तनाव टी, और यह है प्रतिक्रिया आर, इसी का फ्री बॉडी डायग्राम है, यह है बिंदु ओ। ये इसका क्या कहा जाएगा, याद करो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से क्या आसानी हो गई थी, वो बस यही करता था कि जटिल सी समस्याओं को सुलझाने में बहुत आसानी से हमारी मदद कर, कौन, फ्री बॉडी डायग्राम। तो एक फ्री बॉडी डायग्राम तुमने यहां पर बना के देखा, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि अगर आप, तुम्हें टी और आर पता करना है तो आसान है, बस तीनों एंगल पता कर लो, और एक बल पता होगा तो काम हो जाएगा। तीनों एंगल कैसे पता चले, मैं आपको बताता हूं कैसे पता चलेगा। जैसे ये 30 डिग्री है, मान लीजिए ये 30 डिग्री है, यहाँ पे इस पर जरा फोकस करिए, ये 30 डिग्री का एंगल है, तो कुछ तो इमेजिनेशन से आप इस चीज को मान लें, अच्छा ये तो दिया हुआ है 30 डिग्री, ये झुके तल से ये 30 डिग्री दिया हुआ है हम लोग, यही चीज ना, और ये प्रतिक्रिया यहाँ पे हमेशा इसके परपेंडिकुलर काम करती है। ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको माननी है। पहली बात कि प्रतिक्रिया हमेशा 90 डिग्री पे काम करती है, ये बेसिक बात है। ये 30 डिग्री इससे झुका है, दिया कैसे, अरे झुके तल से 30 डिग्री पर रस्सी बंधी, तो ये 30 डिग्री ये सब बोला गया है। अब हमको ये पता करना है कि ये एंगल जो होगा, ये तीनों एंगल कितना होगा, ये है प्रतिक्रिया वाला एंगल, यानी हमको एक एंगल ये पता करना है, एक एंगल ये पता करना है, एक एंगल ये पता करना है क्या होगा, और एक एंगल ये पता, यही तीन एंगल हमको क्या करने, पता करने, वही तीनों एंगल यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक एक को देखते हैं, ये और ये, देखो मेन खेल यही ढूंढना है, तुम ये पता कर लो कि एंगल कितना हो, ठीक है। तो कुछ इसमें से खराब चीजें जो है मैं मिटा के बात करता हूँ तुमसे, इससे पहले कि मैं इसको डिस्टर्ब करूं। ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ लो, क्योंकि ये हटाना हो सकता है पढ़ जाए हमको, मैं अभी बता देता हूँ इस क्वेश्चन को ना,
क्वेश्चन को हम लोग ऊपर रखे हों, परेशान मत होइए, ठीक है ना। हाँ ऊपर है, ठीक है। ये आपको, तो मैं कुछ चीजें यहाँ से हटाता हूँ ताकि आपको सोचने में आसानी हो। कहानी यहाँ पे है, तरीके से कुछ इस तरीके से कहानी है हम लोग के सामने। अब बताइए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं एंगल निकालने, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये प्रतिक्रिया वाला भी हटा देता हूँ, क्लियरिटी ज्यादा रहे। यहाँ पे ऐसे है प्रतिक्रिया, ये रिएक्शन है ना, परपेंडिकुलर। अब ये बताइए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे कि ये एंगल यदि 30 है तो आपको मालूम है ये थोड़ा सा घुमा हुआ सा है, लेकिन ये ठीक है, ये एंगल भी 30 होगा, ये एंगल भी 30 होगा, ये आप जान लीजिए, ये एंगल भी 30 होगा। ये प्रतिक्रिया यहां जाके मिली है ना, ये पूरा, ये एंगल भी 30 होगा, और ये 30 ऑलरेडी है, ये 30 ऑलरेडी है। कैसे इसको हम लोग बाकी एंगल को फाइंड करें वो समझ। अच्छा एक बात और बताइए यहाँ पे, ये अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं ऊपर, मैं थोड़ा सा वाली लाइन को ऐसे, तो क्या ये 90 डिग्री होगा पूरा, ये 90 डिग्री होगा ना, ये 90 डिग्री है ना पूरा, तो इससे तो कोई इशू आपको हो नहीं रहा। ढूंढिए कि क्या हम लोग इसमें एंगल निकाल सकते हैं। अब आप जो भी अपने अपने तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन करना क्या है, एक चीज ध्यान देखिएगा कि हम लोग बस 3 बल कंसीडर कर चुके हैं, एक टी है, एक प्रतिक्रिया आर ऊपर जा रही है, ये वाली, यही वाला डायग्राम देखो ऐसे बना है, यही रिएक्शन वाला ऊपर गया है, ये टी है और ये इसी वाले को फ्री बॉडी डायग्राम। एक बात बताओ, मैं अगर पूछूं कि एक बल ये है, एक बल यहाँ गया, ये बाकी 2 बल कौन है, अगर एक बल ये नीचे वाला हम लोग मान लिया तो बाकी एक बल ये बचा, एक बल, इनके बीच का एंगल क्या होगा, एक, तो वो पता करना है। तो चलो वो कर लेंगे अभी हम लोग, कैसे, ये पूरा 180 होगा, ध्यान समझना, ये 180 होगा पूरा, उसमें से यदि ये 30 है और ये 90 है तो ये कितना बचा, 60 नहीं बचा, बताओ। तो जो लोड 500 है, जो लोड नीचे डब्लू लगा हुआ है 500, वो 60 होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये पूरा यहाँ पर लगाओ, इसी को ऐसे मैंने, इस चीज को ऐसे तुम समझ सकते हो, यहाँ पर लगे हुए को ऐसे तुम इसको देखो, कहानी बस यही है, ऐसे समझना, ये यहाँ पे लग गया, ये पे, इस जगह पे, और ये प्रतिक्रिया आर तुमको दिखी रही है यहाँ पे, ये प्रतिक्रिया आर तुमको यहाँ पे दिखी रही है इस तरीके से, तो रहने दो वहीं पे, बस तुम ये देखो कि वही वाली लाइन मैंने यहाँ उठा के लाई। तो भाई ऐसे जब लाओ, जब ये यहाँ पे थी, ऐसे ये लाइन थी, ये 30 डिग्री था ना, और ये इसके साथ में ये 90 डिग्री बनाते हैं, रिएक्शन का देखो, तो मैं बस यहाँ ऐसे जब लाऊंगा तो ये तो 90 डिग्री है ये रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन इससे 90 डिग्री है, यानी मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये तो उसी से झुका हुआ तल पे, तो ये 30 डिग्री, तो ये कितना बचा, 60 डिग्री बचा कि नहीं बचा, ये बता दो, ये 60 डिग्री बचा। अब बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला एंगल कितना बचा हम लोगों का, तो तुम क्यों, क्योंकि अगर ये हमको असल में ये चाहिए, इन दोनों हर बल के बीच का कोण, एक बल के बीच का 60 आ गया, ये कितना होगा, तो ये देखो ऐसे 2 तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पे ये रिएक्शन वाला था ना, ये वाला लाइन, ये रिएक्शन वाली लाइन तो थी, तो तुम जानते हो कि ये वाला एंगल भी क्या था, यहाँ देख लो 30 डिग्री है ना, तो यार ये देखो पूरा घूमता तो 180 जाता, लेकिन 180 में से ये 30 नहीं गया है, इन दोनों बलों के बीच का कोण जो होगा, इन दोनों बलों के जो बीच का कोण होगा, ये पिंक वाला, ये 180 में से 180 में से बच गया है 30 डिग्री, कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं तो ये पूरा घूमता तो 180। अब बचे ये तीनों बल, ये दोनों बलों के बीच का, जब ये दोनों के बीच का 60 हो गया, ये 180 माइनस 30 हो गया, ये कितना होगा, ये वाला, ये पूरा, तो ढूंढो कोई रास्ता कि ये एंगल यहां से पूरा ये कितना है। तो भाई कोई भी तरीका है, जैसे ये 30 है, ये 30 है पूरा यहां से यहां तक, देख लो यहां से यहां तक तो ये 30 है, क्लियर है ना, 30 के बाद यहां से ये 90 है, और फिर ये 30 है, यानी 30, ये 90, ये 30, यानी अगर ये पिंक वाला हम लोग लाइन इसको कर लें, इसको ग्रीन लाइन कर लेते हैं, तो ये कितना है, 30, 90, 30, 30 प्लस 90 प्लस 30,
यानी हम लोग तीनों बल, ग्रीन वाला इधर का पता दिया, ये इधर का, ये 60 तो आई। यानी अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे सीधे सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, रोलर का डायग्राम दिखाना जरूरी है और उसमें एंगल दिखाना जरूरी है। आपसे कुछ नहीं पूछेगा कि एंगल कहां से आया, कतई ये कोशिश मत करना समझाने की कि मैं ऐसे ऐसे करके एंगल लिया, कुछ मत करना। ये बनाना, डायग्राम बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, उसके बाद एंगल तुम समझ करके जो आएगा वो लिखना। कैसे कैसे निकाला गया है एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देख लो कि कैसे एंगल आया। उसके बाद लामी थ्योरम, सीधे क्या है, लामी थ्योरम, यानी लामी का प्रमेय क्या कहता है, कहता है कि एक बल यानी आर, आर बटा आर के अलावा दो बल हैं, एक टी है एक डब्ल्यू है, इनके बीच का कोण कितना है 90 और 3 120 150, यानी लिखेंगे साइन, साइन 150 डिग्री। क्लियर है, बराबर आर तो हो गया आप टी, टी बटा इसके सामने के दोनों यानी ये 180 माइनस 30, 180 में से 30 घटाओ तो कितना आएगा, ये भी आ जाएगा साइन 150, साइन 150 डिग्री, ये भी आ जाएगा। देखो 180 में से 30 घटा दो 150 बराबर डब्लू यानी 500 बटा इनके बीच का कोण साइन 60। साइन तुम सीधे चाहो तो वैल्यू रख सकते हो, कैसे, आर बराबर क्या हो जाएगा यहां से, इसलिए हम लोग लिखेंगे आर बराबर, तो लिखेंगे साइन, ये इसके साथ ले लो, साइन वाला गया उधर, साइन 150 डिग्री गुणा 500 बटा साइन, ये आर हो जाएगा। टी कितना हो जाएगा बस इसके लिख लो, सेम ही वैल्यू होगी दोनों की, यानी आर और टी की वैल्यू, दोनों वैल्यू हम लोग की क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्यों, क्योंकि दोनों वही बात है, टी बराबर भी वही हो जाएगा, साइन, साइन 150 डिग्री इंटू 500 डिवाइडेड बाई साइन 6, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। कैसे, कैलकुलेट करके निकाल लो, कैलकुलेटर में बता रहा है साइन 150 डिग्री जो आया 0.5 आएगा, यानी वो 90 प्लस 30 करोगे या उसको कर दो 180 में, जो भी करके करो हो जाएगा, और गुणा हो जाएगा 500, ये साइन 150 बटा बटा हमने कर दिया क्या साइन 60 डिग्री जो आया गुणा कर दिया हमने 500, वैल्यू आई 288.67, 288.67 न्यूटन, तो वो भी वही आएगा 288.67। ये आ गया दोनों आपका। क्या ये दोनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आए, एक रोलर के बारे में न्यूमेरिकल था, एक इसके बारे में। अभी न्यूमेरिकल इतना ही नहीं है, क्योंकि पहला दो न्यूमेरिकल है तो मैं खूब टाइम ले लेके समझाया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे और न्यूमेरिकल मेरे पास है, जैसे ये आपका अगला न्यूमेरिकल है, आगे ये सब अगला लेक्चर न्यूमेरिकल की सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अभी ठीक ठाक न्यूमेरिकल की सीरीज चलेगी, दो दो न्यूमेरिकल लगा के छोड़ रहा हूं ताकि आप प्रयास करें आगे कि कैसे क्या हुआ, ये सब देखें आप। आगे की वीडियोज में हम लोग अगर इनसे जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल है, जैसे मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, हमें बस दिया गया था कि रोलर है 30 डिग्री के ढाल पे रखा गया है और एक रस्सी भी लगी है, एक रस्सी भी लगी है जो झुके तल से 30 डिग्री पर इसको रोकी हुई है, तो रस्सी में तनाव और प्रतिक्रिया, तो कहने का मतलब प्रतिक्रिया ये है, रस्सी में तनाव ये है, नीचे बल लगा, ये 3 बल हो गए एक ही पॉइंट पर, लामी लग सकता है, दिक्कत आई एंगल निकालने में। एंगल कैसे निकालेंगे, ये 30 डिग्री दिया हुआ था कि झुका, देखो ये दोनों पैरेलल हैं, तो जो इससे 30 बनाएगा तो इससे भी 30, जितने पैरेलल खींचे जाएंगे सबसे 30 ही पर ये झुकाओ। अब अगर ये 30 है तो सीधा है यहाँ पे, ये 30 है और ये तो इसी के साथ ही, तो ये 90 होगा। इस बिंदु के अगल बगल हम सोच रहे हैं, इस बिंदु के एक तरफ यहाँ पे ये 30 है और ये 90 है, तो जो बचा, अरे 180 में से 90 और 30 दोनों निकाल दो तो बचा 60, एक चीज। दूसरा, ये एंगल 30 क्यों है, अगर किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा तो मैं बता रहा हूं क्यों। इस एंगल को 30 करने के पीछे का रीजन क्या, कि देखो ये तल यहां से 30 क्यों है, क्योंकि तुम ऐसे समझो, इसको तुम जैसे ही नीचे ऐसे झुकाओगे, सोचो इमेजिन करो कि तुम इसको पकड़ के ऐसे नीचे खींच रहे हो, तो ये गोला का ये वाला प्रतिक्रिया झुक के इसी पे चली जाएगी। देखो अगर तुम इसको पकड़ के, अगर तुम इसको पकड़ के ऐसे रोटेट कर दो, ऐसे रोटेट करोगे जैसे ही, तो ये प्रतिक्रिया भी अब लंब रूप नहीं हो जाएगी, ये प्रतिक्रिया भी, हमें प्रतिक्रिया हमेशा सरफेस के लंब रूप रहती है, तो जितना डिग्री तुम इसको ऐसे झुकाओगे उतना ही डिग्री तुमको इसको भी झुकाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, ये जान लो, तभी बात बनेगी। इसलिए एंगल 30 डिग्री लिया जाएगा।
क्योंकि ये जब ये 30 पता चला और ये 90 है तो फिर भाई इन दोनों वालों के बीच का कोण कितना होगा, 90 ये वाला, और ये भी 90 हो जाता, लेकिन ये 30 बच गया, तो 90 और 90 180 में से 30 घटा लिए, उधर वाला फिर इसी तरह से ये 30 होगा, ये 30 होगा, बीच में ये 90 डिग्री। समझ गए होगे, कई बार एंगल को देख लेना, इस वीडियो को समझ में आ जाएगा। इसमें सारा खेल है कि बल कितने एंगल पे लगे हुए हैं। यदि आप ये निकालना सीख गए तो लामी का थ्योरम, ये दोनों क्वेश्चन लामी के थ्योरम पे। लामी का थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में भी, आगे अगले सेमेस्टर में, फिर उसके भी अगले सेमेस्टर में बार बार मिलने वाला, इसका एप्लीकेशन आपको बड़े तगड़े से मिलेगा। लेकिन तब तक के लिए मैं और न्यूमेरिकल के साथ आपके सामने आऊंगा। इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।